So continuing with our answer writing practice, the first question that we are going to discuss is typically taken from the syllabus. जो यूपी पीसीएस का syllabus जो mention किया गया है, पहला ही pillar, the history of Indian culture will cover the salient aspects of art, forms, literature and architecture from ancient to modern times. तो इसी प्रेमाइस पे ये जो पहला क्वेश्चन है वो एनालिसिस बेस्ड है, एक होलिस्टिक आपके जो इस सिलेबस को आपने प्रॉपरली सिलेबस के की टर्म्स को अगर प्रॉपरली प्रिपेयर किया हो तो एक एनालिसिस बेस्ड ये क्वेश्चन है। नाउ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। द क्वेश्चन रीड्स एज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज अ रिच टेपेस्ट्री वोवन विथ डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स। तो पहले हाफ ऑफ द क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको एक ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग दी है। सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन में बोलता है डिस्कस हाउ दिस एलिमेंट्स इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। डिस्कस हाउ दिस एलिमेंट्स इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स एंड हाईलाइटिंग देयर सिग्निफिकेंस। राइट, हिंदी में अगर इसको पढ़ें, भारतीय संस्कृति का इतिहास विविध कला रूपों, साहित्य और स्थापत्य उपलब्धियों से बुनी हुई एक समृद्ध कृति है। चर्चा करें कि यह तत्व प्राचीन से आधुनिक काल तक कैसे विकसित हुआ और उनके महत्व को रेखांकित करें। राइट, तो यहां पे आप की टर्म्स जब भी क्वेश्चंस को पढ़े एग्जाम में, आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, तो वाइल गोइंग थ्रू रीडिंग जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े तो सबसे पहले जो की टर्म्स हो क्वेश्चन को उनको अंडरलाइन कर ले, ताकि आपको एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन मिल जाए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। की टर्म्स को आप जो है अंडरलाइन कर ले एंड सब्सिक्वेंट क्वेश्चन क्या डिमांड करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड होनी जरूरी है। तो यहां पे कैन सी कि इंडियन कल्चर के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन जो है डिस्कशन कर रहा है। फर्स्ट हाफ में एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें एग्जामिनर आपको एक हिंट दे रहा है कि इंडियन कल्चर किस पे प्रेमाइज्ड है। इंडियन कल्चर के जो कोर पिलर्स हैं, जो भारतीय संस्कृति के जो कोर स्तंभ हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आपको पहले ही हिंट में इन्होंने बता दिया कि आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट के पर्सपेक्टिव में आपको इस इंडियन कल्चर को डिस्कस करना है। राइट, इन तीन पिलर्स के पर्सपेक्टिव पे ब्रॉडली आपको जो है इंडियन कल्चर को डिस्कस करना है। नाउ जो क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है, पहली डिमांड जो है कि इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कशन करना है और किस पर्सपेक्टिव में, एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में, कि कैसे एंशिएंट टाइम से अप टिल मॉडर्न टाइम्स इंडिया का जो कल्चर है वो आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स के बिहाफ पे इवॉल्व हुआ है। राइट, तो आपको एवोल्यूशन फर्स्ट हाफ ऑफ द आंसर में आपको जो है ये इंडियन कल्चर के एवोल्यूशन के बारे में, कैसे विकसित हुआ आपकी जो भारतीय संस्कृति, उनको इन तीन पिलर्स के पर्सपेक्टिव में बताना है। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द पार्ट में जो है आपको ब्रीफली जो है हाईलाइट करना है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो एवोल्यूशन हुआ है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसको आपको जो है डिकोड करना है। तो ब्रॉडली जो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की पहले वो हमें समझने की जरूरत है। किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें जो है उसके ब्रॉडर कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है। ब्रॉडर कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग से ही हम इस क्वेश्चन के साथ जस्टिफिकेशन कर सकते हैं और प्रॉपरली जो है एग्जामिनेशन में जो है इनको आंसर कर सकते हैं। अब चैलेंज यहाँ पे ये है कि ये 200 वर्ड में आपको इस आंसर को लिखना है। तीन पार्ट में इनकी डिमांड है, तीन डायमेंशन में, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, और तीन डायमेंशन टाइमलाइन जो दिया है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न टाइम्स में। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता था कि इतनी डाइवर्सिटी ऑफ डाटा को आपको जो है 200 वर्ड में सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेंस के एग्जामिनेशन में कि समराइज्ड फॉर्म में कीवर्ड्स का यूज करते हुए आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करें। तो हर एक आंसर को अप्रोच करने का अपना एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है। अगर ब्रॉडर ज्यादा वर्ड्स के आंसर होते तो उनको हम जनरली जो है पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वर्ड लिमिट्स हैं, 200 वर्ड या 125 वर्ड की यूपीपीसीएस हमें रिकमेंडेशन देता है, फर्स्ट हाफ ऑफ में 125 वर्ड एंड देन 200 वर्ड। तो हमें जो है अपने जो आंसर्स को बहुत ही समराइज, क्रिस्प और कीवर्ड्स का यूज करके रिप्रेजेंट करना होता है। राइट, तो जब भी हम इस आंसर को ब्रॉडली स्ट्रक्चर करेंगे तो सबसे पहले जो है हम इसके कंटेक्स्ट को समझेंगे कि आखिर कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के पर्सपेक्टिव में हमारा ये डिस्कशन हो रहा है और क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है कि इंडियन कल्चर इन तीन पिलर्स पे प्रेमाइज्ड है, आर्ट, लिटरेचर
और आर्किटेक्चर, राइट। आर्ट कल्चर, आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर के प्रेमाइज पे हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है प्रेमाइज्ड है। इन 3 पिलर्स पे आपको डिस्कशन करना है और पहला जो हाफ ऑफ द क्वेश्चन है वो एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करता है कि हमें जो कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो इसके एवोल्यूशन पे फोकस करना है कि कैसे इन डिफरेंट टाइमलाइंस एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम तक, यानी कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न टाइम में कैसे ये 3 पिलर्स जो है ग्रेजुअली इवॉल्व हुए। तो हमारा जो ब्रॉडर कंटेक्स्ट है वो इंडियन कल्चर और इन 3 पिलर्स पे प्रेमाइस है। नाउ अब सब्सिक्वेंट पार्ट पे हम आते हैं कि आखिर जब हमने कंटेक्स्ट को समझ लिया है कि आखिर हमें जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, तो हम एग्जामिनर या इवेल्युएटर को कैसे बताएं कि हमारी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। उसकी बिगिनिंग होती है स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर्स से, और स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर्स में आप वेल अवेयर होंगे कि जो उसको हम ब्रॉडली 3 पिलर्स में डिवाइड करते हैं, राइट। अपने आंसर्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने आंसर्स की बिगनिंग जो है इंट्रोडक्शन से करते हैं। अब इंट्रोडक्शन जो है आपका कोर रिफ्लेक्शन है कि जो भी आपकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, जो भी आपने समझा है उसको क्रिस्प फॉर्म में अपने इंट्रोडक्शन में आप रिफ्लेक्ट करेंगे, ताकि एग्जामिनर जो कि आपकी आंसर्स को इवेल्युएट कर रहा होगा, सबसे पहले आपके आंसर्स के इंट्रोडक्शन को देख के ही उसको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप एक वेल रेड पर्सन हैं, आपने क्वेश्चन की कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपरली समझा है। एंड ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट एक आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इवैल्यूएटर के माइंड में इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, राइट। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट में आपको जो इस आंसर को रिप्रेजेंट करना है, तो कीवर्ड अलॉन्ग विद एक प्रॉपर क्रोनोलाइज अप्रोच में जो है आपको इंट्रोडक्शन को अप्रोच करना है। नाउ यूजुअली जो है इंट्रोडक्शन मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट, जितनी भी हम कॉपीज इवेल्युएट करते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, चाहे आपके फ्रेंड्स उनकी कॉपी अगर आप उठा के देखें तो एक कन्वेंशनल अप्रोच है जो डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच पे जो है अपने इंट्रोडक्शन को बिगिन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन इंडियन कल्चर पे फरमाइश किया गया है, तो इंट्रोडक्शन में यूजुअली स्टूडेंट जो है इंडियन कल्चर के डेफिनेशन से अपने इंट्रोडक्शन को बिगिन करते हैं कि इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी, ये वो करके डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच पे अपने आंसर की जो बिगिनिंग करते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा अप्रोच है और उसमें भी कुछ बुरा नहीं है। अगर आपको कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं अवेलेबल हो तो सबसे स्मार्टर स्ट्रैटेजी होती है कि डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच पे एक सिंपल सी डेफिनेशन से अपने इंट्रोडक्शन को बिगिन करें। लेकिन ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपको अपने पीयर ग्रुप से हर एक स्टेज पे मार्क्स को एज करना है। ज्यादा से 0.5 मार्क्स का ही एज अगर किसी डायमेंशन पे आप ले रहे हैं तो आपके रैंक में बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो जो इंट्रोडक्शन की बिगिनिंग है, आप कैसे एग्जामिनर को इंप्रेस कर सके, उसके माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट कर सके कि आप एक वेल रेड पर्सन, आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपने ग्रुप से कहीं ना कहीं थोड़ी डिफरेंट है, राइट। थोड़ी मॉडर्निटी, थोड़ी इनोवेशन बेस्ड है, राइट। जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, वहां पे आप ऐसा क्या कंसेप्ट लेके आएंगे जिससे एक सेपरेट इंप्रेशन आप क्रिएट कर सके, राइट। जिसमें जब भी एग्जामिनर आपके कॉपीज को इवेल्युएट करे तो हो सकता है पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन या तीसरे क्वेश्चन पे आपके फ्रेंड के बराबर दे, लेकिन डिफरेंसेस जब उसको दिखेंगे कि फर्दर चौथे पांचवें क्वेश्चन में भी आपने कुछ डिफरेंसेस जो कि बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही वेल रेड थॉट प्रोसेस पे दिया है, तो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जो है 0.5 मार्क्स का एज ले सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता एक आंसर में 0.5 मार्क्स, लेकिन अगर आप सोचो क्यूमुलेटिव वे में अगर 20 क्वेश्चन में अगर ऐसे आप एज सिर्फ इंट्रोडक्शन, इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन से ले रहे हो, तो अराउंड 10 मार्क्स का डिफरेंस आप अपने ग्रुप से क्रिएट कर सकते हो। तो इस पे देखते हैं कि इंट्रोडक्शन हम वैरायटी ऑफ थीम्स में कैसे इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के आंसर को हम जो इंट्रोड्यूस करेंगे तो 3-4 डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपके पीयर ग्रुप से थोड़ी अलग हो सकती है। सबका सोचने का नजरिया अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। पॉइंट ये है कि आप जो है जो भी थॉट प्रोसेस आपके माइंड में है, उससे सामने वाले के माइंड में कितना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पर भी हम देखेंगे कि इस आंसर के जो है क्वेश्चन के जो आंसर को कैसे डिफरेंट इंट्रोडक्टरी पैटर्न पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ जो हमने डिस्कशन कर लिया कि क्वेश्चन की बिगनिंग जो आपकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इंट्रोडक्शन के थ्रू आप रिफ्लेक्ट करेंगे। जो सेकंड पार्ट आता है वो कोर डिमांड ऑफ द जो क्वेश्चन है, राइट। अब एक और चीज है कि 200 वर्ड का आंसर है, राइट। 200 वर्ड का आंसर है तो मेक श्योर कि आप जो इंट्रोडक्शन है आपका 30 to 40 वर्ड्स में मैक्स रहे, एट मैक्स, इससे कम रहे, ज्यादा ना जाए।
30 से 40 वर्ड में आप जो है अपने इंट्रोडक्शन को कीवर्ड्स का यूज करके समराइज करके खत्म कर ले, और जो कोर बॉडी ऑफ जो आपका आंसर है उसमें अराउंड 100 वर्ड्स का जो है आप रखें। कोई जरूरी नहीं कि 200 वर्ड है तो 200 वर्ड ही लिखें, उससे कम लिखें, ज्यादा ना जाएं, राइट, क्योंकि टाइम की पॉसिबिलिटी है और इतना आप जस्टिस भी नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपका जो बॉडी ऑफ द आंसर है अराउंड 100 वर्ड्स का हो। इस बॉडी ऑफ द आंसर्स में आप, क्योंकि वर्ड लिमिटेशन, आपको प्रेजेंटेशन भी अपने आंसर्स को रखना है, उनकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, एक प्रॉपर लैंग्वेज फ्लो में आपका आंसर हो, ताकि एग्जामिनर को इजियर वे में समझ में आ सके। एंड बिसाइड्स दैट अपनी जो भी आपकी कंटेंट है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट है उसको आप थॉरली रिप्रेजेंट कर सके। वो तभी पॉसिबल है जब आप कीवर्ड्स या की टर्म्स का यूज करें, राइट, कीवर्ड्स का यूज करें। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस जो भी आप आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर हिस्टोरिकल रेफरेंस आपको प्रेजेंट करने की जरूरत है, कि जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हैं या इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं उनका आप यूज करें। कोई अगर डाटा आपके पास अवेलेबल हो हिस्ट्री से रिलेटेड तो मेक श्योर कि अपने आपके बॉडी ऑफ द आंसर में इंटीग्रेट करें। बिसाइड्स दैट, क्योंकि स्पेस तो आपके पास अवेलेबल लेकिन वर्ड लिमिट है, तो फ्लो चार्ट या डायग्राम्स अगर आप यूज कर सकते हैं, राइट, अगर स्टेटमेंट बेस्ड या पैराग्राफ फॉर्म में अगर आप जाएंगे तो आप उतने आंसर्स को, उतने पॉइंट्स नहीं लिख पाएंगे, लेकिन फ्लो चार्ट या ऐसे सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन आपके आंसर्स में कर सकते हैं। तो ये सारे जो डायमेंशंस हैं अपने बॉडी ऑफ द आंसर्स में आप डाल सकते हैं। बियॉन्ड जो बॉडी ऑफ द आंसर है उसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हर एक पिलर को आप इसमें मेंशन कर सके। जैसे बॉडी ऑफ द आंसर में सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो एवोल्यूशन की बात की गई है, राइट, इंडियन कल्चर इवॉल्व कैसे हुआ इसके बारे में डिस्कशन किया गया। दूसरा जो डिमांड रखा है वो सिग्निफिकेंस के बारे में बोला है कि आपको ब्रीफली जो है ये जो इवोल्यूशन हुआ है इसके सिग्निफिकेंस के बारे में आप बता सकें। अब जब ज्यादा वर्ड लिमिट होती है तो इसको सेपरेट हेडिंग में आप डाल सकते हैं, या फिर अगर वर्ड लिमिट या टाइम की पॉसिबिलिटी है तो इन दोनों को ही मर्ज करके इम्प्लिसिट एक आप आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, और हर एक पॉइंट के इवोल्यूशन के साथ उसका सिग्निफिकेंस भी आप उसी जगह पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो अभी हम देखते हैं कि कैसे आप हेडिंग बना के प्रॉपर्ली उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बॉडी ऑफ द आंसर्स में इन डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए आप जो अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड सबसे एंड में जब आपका आंसर सारे डिमांड ऑफ द जो भी क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको जब पूरा कर ले तो एंड में जो अपने आंसर को फॉर श्योर कंक्लूजन दीजिए। 20 से 30 वर्ड में अपने आंसर्स को जो है कंक्लूड कीजिए। जो भी आपने लिखा है उसको एक समराइज फॉर्म में, किस फॉर्म में, मेक श्योर, क्योंकि आप एक फ्यूचर में एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले, एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे अपने कंक्लूजन को, अपने निष्कर्ष को एक पॉजिटिव डायमेंशन में, एक सकारात्मक सोच के साथ जो अपने कंक्लूजन को एंड कीजिए। तो ये ब्रॉडली जो है एक सेटल्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन अब फर्दर देखते हैं कि इन पे हम डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारी कॉपी दूसरे से थोड़ी डिफर हो, अपने हमारे फ्रेंड से, हमारे पेयर ग्रुप से थोड़ी हमारी कॉपीज डिफरेंट हो। उसमें देखते हैं कि हम कैसे पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को, इस इंडियन कल्चर के क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, राइट। नाउ देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन को आपको समझना, प्रॉपर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिलेबस का जो ब्रॉडर थीम है उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन को डिजाइन किया है। तो आपको सबसे पहले कंटेक्स्ट को समझना है, और कंटेक्स्ट भी यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया है कि इंडियन कल्चर के पर्सपेक्टिव पे इन 3 पिलर्स के प्रेमाइज पे जो है क्वेश्चन डिमांड करता है, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। और टाइमलाइन जो दी है एंशिएंट से लेके मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम तक इनके एवोल्यूशन के बारे में आपको डिस्कशन करना है। नाउ सबसे पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब इंट्रोडक्शन को हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, राइट। सबसे पहला जो हमने बताया कि डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच में जो इंडियन कल्चर, क्योंकि की टर्म वहां मेंशन किया है, तो आप 20 से 30 वर्ड में इंडियन कल्चर को एक डेफिनेशन, एक सिंपल टर्म्स में इंडियन कल्चर है क्या, कैसे इवॉल्व हुआ, उसको आप एक सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। अगर आपको कुछ डाटा नहीं पता है या इजियर वे में दे तो वो भी एक अच्छा ही अप्रोच है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें एज लेना है तो डिफरेंट अप्रोचेस में हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। जैसे पहला है कंटेक्स्ट। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके कंटेक्स्ट में अपने क्वेश्चंस को क्वेश्चन का जो है आंसर जो है उसके इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करें। जैसे यहाँ पे इंडियन कल्चर के एवोल्यूशन की बात की जा रही है, यानी कंटेक्स्ट क्या है।
कल्चर के एवोल्यूशन की बात, तो आप अपने आंसर्स में इंट्रोडक्टरी पेज में जो है डायरेक्टली एग्जामिनर को हिंट कर सकते हैं कि द इंडियन कल्चर हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, दैट इज भीमबेटका केव पेंटिंग्स के बारे में रेफरेंस दे सकते हैं। सबसे एंशिएंट आर्ट फॉर्म जो है 30,000 सालों पहले जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स पाई गई थी, और उसको फर्दर कनेक्ट कर सकते हैं अप टिल मॉडर्न टाइम्स। जैसे अयोध्या का राम टेम्पल अभी हमने इनॉग्रेट किया था, नागरा स्टाइल में बना हुआ है, वो भी इंडियन कल्चर का एक रिफ्लेक्शन है। तो इन 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप जो अपने इंट्रोडक्शन को जो है कंटेक्स्ट के पर्सपेक्टिव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एक क्रोनोलॉजी बेस है, कंटेक्स्ट के बेस में आपने एवोल्यूशन को भीमबेटका केव पेंटिंग से अयोध्या राम मंदिर तक जोड़ दिया है कि एंशिएंट टाइम्स में भीमबेटका केव पेंटिंग्स थी, अब जो है अयोध्या का राम मंदिर है, राइट। तो एक पहला इंट्रोडक्शन आप जो है कंटेक्स्ट बेस्ड डाल सकते हैं, राइट। ये भी एक अच्छा अप्रोच है। नाउ जो दूसरा अप्रोच होगा आपके इंट्रोडक्शन का, वो आप एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे दें, राइट। हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे दें, जो भी क्वेश्चन दिया होगा कि इंडियन कल्चर के एवोल्यूशन की बात की गई है, तो उसमें फर्दर आप एडिशन डाल सकते हैं भीमबेटका केव पेंटिंग से एंशिएंट टाइम्स, दैट इज 30,000 ईयर्स बिफोर, टू medieval times architecture marvels like ताज महल, रेड फोर्ट, टू मॉडर्न डे टाइम्स अयोध्या राम टेम्पल, या कोई भी एग्जाम्पल आप जो है दे सकते हैं। तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपने जो है क्वेश्चन को प्रॉपरली समझा है, और उस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपकी जो डेप्थ है, जो इंट्रोडक्टरी डेप्थ है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, राइट। एग्जांपल्स भी दे दिया और एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड भी आपने जो अपने आंसर्स में दे दिया, तो हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे सकते हैं। तीसरा जो है डाटा के बिहाफ पे भी आंसर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हिस्ट्री में आप सोचेंगे कि डाटा का यूज करके हम पेपर 1 में कैसे अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे डाटा का क्या काम है, डाटा भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके लिए आपको जो है थोड़ी आपकी जो करंट अफेयर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ रिसेंट यूनेस्को ने जो है इंडिया की एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है, एंड ऑल टुगेदर 43 साइट्स इन इंडिया आर लिस्टेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, राइट। 43 साइट्स जो है इंडिया में अप टिल नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड की जा चुकी हैं, और इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्टिंग में वो 6th नंबर पे आती है। तो यहाँ पे आप डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इंडिया हैज ऑल टुगेदर 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड स्टैंड 6th top in the world in the listing of these sites, which reflects its cultural diversity. World heritage sites क्या हैं? जो भी sites important cultural dominance रखते हैं या prominence रखते हैं, उनको जो है world heritage site की list में डालते हैं, right? तो डाटा के बिहाफ पे आप डाल सकते हो कि 43 world heritage sites हैं, और इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है, 6th रैंकिंग होल्ड करता है इस लिस्टिंग के बिहाफ पे। और ये डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। 7th लार्जेस्ट इन एरिया है, पॉपुलेशन के बिहाफ पे 2nd लार्जेस्ट है, और कल्चरल डाइवर्सिटी के मामले में जो लिस्टिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन है वो 6th लार्जेस्ट है। तो डाटा के बिहाफ पे भी आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर थीम के बिहाफ पे, थीम के बिहाफ पे भी कर सकते हैं। जैसे इंडियन कल्चर इज अ मिरर ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी, एक थीम हो गया, राइट। एक स्टेटमेंट आपने दे दिया, एक थीम बेस्ड स्टेटमेंट दे दिया, और उसके बिहाफ पे अपने इंट्रोडक्शन को डिकोड किया है। तो थीम के बिहाफ पे भी आप अपने जो है आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जामिनेशन ब्रॉडली जो है करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, राइट। तो जो भी क्वेश्चंस यूजुअली यूपीएससी में तो खासकर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका कोई भी बैकग्राउंड में करंट रेलेवेंस होगा, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस होगा, उसके बिहाफ पे उस आंसर को रिप्रेजेंट करना आपको जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन भी करंट की थीम पे आया हुआ आता है। तो अगर आप अपने आंसर को कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस या करंट थीम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में ही, तो एग्जामिनर के माइंड में एक आप कहीं ना कहीं इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, कि ये नेचर ऑफ द क्वेश्चन शायद आ सकता है, इसीलिए आपकी करंट अफेयर की अप्रोच शायद स्ट्रांग रही होगी, राइट। जैसे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के पर्सपेक्टिव पे हमने देखे कि अभी मैंने डिस्कशन किया कि आसाम के जो ऑफ रिसेंट मॉइडम्स एक बरियल साइट है, उसको 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्टिंग में किया गया है, राइट। वो 43rd जो लिस्टिंग है उसके करंट का रेफरेंस देके आप अपने आंसर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ऑफ रिसेंट Assam's Moidam's site has been recognized as a prominent World Heritage Site by UNESCO, and it symbolizes India's cultural diversity at global stage,
राइट। तो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पे भी आप अपने इंडियन कल्चर को जो है ब्रॉडली जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सी कि 5 डिफरेंट अप्रोच में आप अपने इंट्रोडक्शन को, सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है अपने आंसर को थोड़ी सी डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की एज कंपेयर टू योर पीयर ग्रुप, राइट। पीयर ग्रुप से आप अपने आंसर्स को जो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस इन क्वेश्चन के इंट्रोडक्टरी पैटर्न पे ही क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉपी में थोड़ी डिफरेंसेस क्रिएट हो। नाउ जो बॉडी ऑफ द आंसर है, जो हमने बोला कि अभी फर्स्ट पार्ट में जो आपकी इवोल्यूशन और सेकंड पार्ट में जो है आपके सिग्निफिकेंस की बात की जा रही है। अब वर्ड लिमिट है तो इन दोनों को वही हम इम्प्लिसिट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो उसी के साथ हम सिग्निफिकेंस की बात भी कर सकते हैं, राइट। या फिर इवोल्यूशन की अलग हेडिंग दे दें और सिग्निफिकेंस की अलग हेडिंग बना के हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, राइट। पहले पिलर में हम आर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आर्ट इंडियन कल्चर में कैसे इवॉल्व हुआ, राइट। उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस दे देंगे, जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कशन किए, भीमबेटका केव पेंटिंग्स या ताजमहल या राम मंदिर, ये क्या है, रेफरेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, राइट। ये सारी चीजें हम बता सकते हैं और अलग अलग टाइमलाइन पे अलग अलग एग्जांपल्स जो उनके बारे में बता सकते हैं। वैसे लिटरेचर और आर्किटेक्चर को भी हमें अपना उस डेफिनेशन में अपने आंसर में जो है रिप्रेजेंट करता है, फर्दर जो अपने आंसर को कंक्लूजन में जो है कंक्लूजन से जो है एंड कर सकता है। तो ये जो इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि जो हमने 5 अप्रोच अभी देखे, ये इंट्रोडक्टरी पैटर्न पे अगर हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हिस्टोरिकल व्यू के अप्रोच में अगर हम इस आंसर को रिप्रेजेंट करें तो कैसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। You can write, Indian culture with its ancient roots and continuous evolution has contributed profoundly to the global cultural heritage. From the cave paintings of Bhimbedkas, you can underline these words, from the cave paintings of Bhimbedka to the modern architectural marvels, India's art, literature and architecture reflects its dynamic and inclusive ethos. You can see the keywords that are used, यहाँ पे जो keywords यूज किए गए हैं उनका प्रोमिनेंस आप देखो कि आपने पहले स्टेटमेंट पे एवोल्यूशन के बारे में बता दिया कि एंशिएंट रूट्स हैं और उनका एवोल्यूशन हुआ जो कि इंडिया की डाइवर्सिटी को ग्लोबल स्टेज पे बता रहा है, ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज पर रिफ्लेक्ट कर रहा। और ब्रीफ सा एक एग्जांपल, सबसे एंशिएंट एग्जांपल दैट इज भीमबेटका केव पेंटिंग्स के बारे में दे दिया कि फ्रॉम द केव पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका टू मॉडर्न आर्किटेक्चरल मार्वल्स, यानी कि जो पेंटिंग्स है वो आर्ट को सिग्निफाई कर रही है। एंड सेकेंड हाफ ऑफ में जो है आर्किटेक्चरल मार्वल्स के बारे में आपने बता दिया, राइट। और एक की टर्म्स यहाँ पर डायनामिक एंड इंक्लूसिव इथोस बता दिया। तो ये की टर्म्स क्या हैं, एक अलग इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं और आपने एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे दिया, एक टाइमलाइन क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कि सबसे एंशिएंट से अब तक मॉडर्न टाइम के जो भी आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं उनका जो भी एवोल्यूशन हुआ वो हम अपने इंट्रोडक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये राइट। तो ये एक तो हिस्टोरिकल ओवरव्यू अप्रोच पे अपने इंट्रोडक्शन को रख सकते हैं। दूसरा जो मैंने थीम बेस पे बोला कि आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर आर मिरर्स ऑफ सोसाइटीज कल्चरल एवोल्यूशन, राइट। एक थीम है, एक स्टेटमेंट बेस्ड है, राइट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इस बिहाफ पे भी अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फर्दर इसी स्टेटमेंट को डिकोड करते हुए इन इंडिया दीज एलिमेंट्स शोकेस अ जर्नी फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस ऑफ एंशिएंट टाइम्स टू सोशियो पॉलिटिकल नैरेटिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की टर्म्स है। जो एंशिएंट टाइम्स में जो केव्स बनाए गए, हिंदू केव्स, बुद्धिस्ट केव्स या जैन के लिए जो केव बनाए जाते थे वो किस लिए बनाए जाते थे, मेडिटेशन के लिए बनाए जाते थे, राइट। उनका भी एक आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस था। तो वहां पे मेडिटेशन किस लिए यूज किया जाता था, स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो यहाँ स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन से बिगिनिंग होते हुए जो मॉडर्न टाइम्स में जैसे बिल्डिंग्स बन रही, जो कि आज के टाइम पे अगर इंडिया की पार्लियामेंट जो अभी बनाई गई है वो क्या सिग्निफाई करती है, हमारे सोशियो पॉलिटिकल नैरेटिव्स को। ये की टर्म्स आप अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं कि स्पिरिचुअली से इवॉल्व करके कैसे सोशियो पॉलिटिकल जो नैरेटिव्स है वो हमारे जो इंडियन कल्चर है उनको रिफ्लेक्ट करता है, राइट, इन कोर फिलोसफिकल थीम्स को। तो ये थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप अपने आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने डिस्कशन किया कि करंट बेस पे आप मॉडर्न्स हैं जो आप रिसेंट इन 2024 यूनेस्को ने इंडिया के जो असम है उसकी साइट को जो है रिकॉग्नाइज किया है। तो इसके बिहाफ पे अपने जो है अपने इंट्रोडक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इवेंट्स हाईलाइट्स इंडियाज कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग इट्स रिच कल्चरल एवोल्यूशन विद डाइवर्स आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चरल मार्वल्स इवॉल्विंग थ्रू हिस्ट्री टू शेप इट्स वाइब्रेंट and inclusive heritage,
राइट। तो बहुत ही डिफरेंस, ये तीनों ही इंट्रोडक्शन यू कैन सी कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट थीम पे बने हुए हैं, लेकिन इनका कोर पर्पस यही है कि आपके इंट्रोडक्शन की जो आपके जो क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन है उसके कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करना, राइट। तो यू कैन गो फॉर दिस। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये हिस्टोरिकल और करंट वाला जो पार्ट है, जो ये हिस्टोरिकल ओवरव्यू और करंट वाले को मर्ज करके अपने आंसर के इंट्रोडक्शन को 20 से 30 से 40 वर्ड में जो है रिप्रेजेंट करें। तो ये इंट्रोडक्शन पे आप यहाँ एज ले सकते हैं। नाउ कमिंग इंट्रोडक्शन के बाद जो है हम अपने क्वेश्चन का जो कोर डिमांड है उसको अपने बॉडी ऑफ द आंसर में रिफ्लेक्ट करेंगे। बॉडी ऑफ द आंसर में अपने जो क्वेश्चन का कोर डिमांड है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। और हमने कंटेक्स्ट में ही देख लिया था कि एवोल्यूशन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर पे की फोकस है, एंड फर्दर जो सिग्निफिकेंस पे सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन में जो है डिमांड किया गया है। तो जब हम बॉडी ऑफ द आंसर बिगिन करेंगे तो मेक श्योर जो कि कोर डिमांड है उसको उसकी जो है हेडिंग दे देंगे, राइट। और हेडिंग पे ऐसे आप अगर बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दे तो जो आपकी आंसर शीट है उसमें एक अलग से रिफ्लेक्शन आता है एग्जामिनर को, एक व्यूअरशिप उसकी बढ़ जाती है और उसको ये आइडिया लग जाता है कि आप एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, शायद जो भी फ्रेश पॉइंट दे रहे हैं या बॉडी ऑफ द आंसर यहाँ से बिगिन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम जब एवोल्यूशन या जो भी कोर कंटेंट है उनको कोर यहाँ पे हेडिंग दे दें, राइट। जो भी कोर हमारी कंटेंट है उनको एक प्रॉपर यहाँ पे ऐसे ब्रॉड बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दें, या इनको उतना आपके पास टाइम नहीं हो तो अंडरलाइन ही कम से कम कर दें ताकि अलग से रिफ्लेक्ट हो, राइट। थोड़े से फॉन्ट इनके बड़े रख सकते हैं आप, एंड देन अपने आंसर के जो कोर कंटेंट है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एवोल्यूशन ऑफ आर्ट। एवोल्यूशन ऑफ आर्ट फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न टाइम्स में आपको आर्ट की एवोल्यूशन के बारे में बताना है। तो जो भी आपका कोर कंटेंट है, उसको पॉइंट के फॉर्मेट में अगर आप लिखें तो की पॉइंट्स को आप पहले उनको हेडिंग दे दें और उसके साथ एसोसिएटेड आर्गुमेंट और अपने एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट करें। जैसे हेडिंग में आप डाल सकते हैं कि जो एवोल्यूशन ऑफ आर्ट हुआ उसमें जो फाउंडेशन ऑफ विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स अलॉन्ग विद द अर्ली क्राफ्ट्समैनशिप का जो एग्जांपल है वो फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, भीमबेटका केव पेंटिंग्स जो कि 30,000 साल पुराना है, राइट। इससे आपको जो है विजुअल परफॉर्म आर्ट्स के बारे में रिफ्लेक्ट होता है, एस्थेटिक और रिक्रिएशनल सेंस जो एंशिएंट टाइम्स में था, जो इंडिविजुअल्स रहते थे इन भीमबेटका केव पेंटिंग्स में। ये भीमबेटका केव पेंटिंग्स क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, आर्टिस्टिक अलॉन्ग विद द रिक्रिएशनल सेंस ऑफ दोज इंडिविजुअल। तो ये सिग्निफिकेंस वाले पार्ट में, जब सिग्निफिकेंस यहाँ पे आप डील करेंगे, राइट, तो सिग्निफिकेंस वाले पार्ट में जो है आर्टिस्टिक और रिक्रिएशनल सेंस ये क्या सिग्निफाई करता है, भीमबेटका केव पेंटिंग्स, राइट। और साथ ही साथ एक और एग्जांपल अगर आप चाहें कुछ और एसोसिएटेड एग्जांपल, जैसे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसने परफॉर्मिंग आर्ट को भी रिफ्लेक्ट किया था, राइट। परफॉर्मिंग आर्ट का रिफ्लेक्शन भरत का जो है नाट्य शास्त्र जो उन्होंने कंपाइल किया था वो रिफ्लेक्ट करता है। और इंडस वैली में जो स्कल्पचर्स पाए गए थे, पाए गए थे वो क्या है, वो क्राफ्ट्समैनशिप को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। शुरुआत जो है क्राफ्ट्समैनशिप की जो शुरुआत है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन है, उसमें क्राफ्ट्समैनशिप की जो बिगिनिंग दिखाई गई थी वो इंडस वैली स्कल्पचर से आप पता कर सकते हैं। स्कल्पचर के साथ सीन्स मिले जो कि सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं, ट्रेडिंग रिलेशंस के बारे में बताते हैं। तो इनका सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें आप सेकंड हाफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो एंशिएंट पार्ट में आपने सबसे पुराना भीमबेटका केव पेंटिंग्स का एग्जांपल दे दिया, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट पे है, इंडस वैली के स्कल्पचर्स हैं जो कि क्राफ्ट्समैनशिप को बताते हैं। अब आर्ट के एवोल्यूशन में फर्दर जब मेडिवल टाइम पीरियड में आप आए तो चोला टाइम पीरियड पे जो ब्रोंज इमेजेस बनाए जाते थे या ब्रोंज स्टैच्यूज जो बनाए जाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल नटराज स्टैचू, राइट। जो नटराज स्टैचू है वो चोला के ब्रोंज इमेजेस की जो आर्टिस्टिक स्किल है उसको रिफ्लेक्ट करती है, राइट। चोला टाइम पीरियड में जो आर्टिस्टिक स्किल है वो नटराज जो स्टैच्यू है वो रिफ्लेक्ट करती है। खजुराहो टेम्पल्स में जो स्कल्पचर पाए वो भी आर्टिस्टिक डिस्प्ले हैं, राइट, वो भी आर्टिस्टिक डिस्प्ले है। एंड बियॉन्ड दैट इन खजुराहो टेम्पल्स में जो स्कल्पचर्स पाए गए हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल डेप्थ को भी दिखाते हैं। तो आर्ट में जो है स्पिरिचुअलिटी का रिफ्लेक्शन ये सारे एग्जांपल्स प्रोमिनेंटली दिखाते हैं, राइट। तो इनको जो है आप सिग्निफिकेंस में डाल सकते हैं कि चोला गोंजेस एंड खजुराहो स्कल्पचर्स रिफ्लेक्टेड द स्पिरिचुअल सेंस ऑफ एट दैट टाइम ऑफ द सोसाइटी। मेडिवल टाइम पीरियड में जो सोसाइटी थी उसके स्पिरिचुअल एसेंस को बताते हैं, राइट।
और साथ ही साथ मेडिवल टाइम पीरियड में मुगल पेंटिंग्स भी रिनॉन्ड थी, जिसमें इंडो पर्शियन का फ्यूजन देखा गया है। रिनॉन्ड पेंटिंग्स थी जो कि इनके डेप्थ को, आर्टिस्टिक डेप्थ को रिफ्लेक्ट करती हैं, राइट। तो मेडिवल टाइम्स में यू कैन सी कि भीमबेटका केव पेंटिंग से जो मुगल पेंटिंग्स की तरफ कैसे एवोल्यूशन हुआ। आर्टिस्टिक सेंस में आपको हरप्पन स्कल्पचर से लेकर चोला और ये ब्रोंज जो स्टैचूज हैं और खजुराहो के स्कल्पचर्स। और मॉडर्न टाइम्स में अगर आए तो मॉडर्न टाइम्स में कुछ एग्जाम्पल जैसे राजा रवि वर्मा के बारे में आप देखेंगे कि उनका पेंटिंग पे एम्फेसिस था। हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट का जो रिवाइवल हुआ, जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था कि 20th सेंचुरी में, तो अविंद्रनाथ टैगोर जी जो है एसोसिएटेड थे ट्रेडिशनल ओरिएंटल स्कूल का जो आर्ट है उसके रिवाइवल के लिए। तो ये एग्जांपल्स आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। मॉडर्न डे में जैसे एमएफ हुसैन की पेंटिंग बहुत ही रिनाउंड है, तो वो क्या सिग्निफाई करते हैं कि इतने पुराने टाइम से लेके इवॉल्व होकर हम यहाँ पे आए हैं, जो कि ग्लोबल कंटेम्परेरी स्टेज पे हमारी इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे कल्चर को, राइट। तो ये पार्ट आप दे सकते हैं कि एग्जाम्पल्स दे दिया आपने, की टर्म्स यहाँ पे यूज कर लिए, राइट। एग्जाम्पल्स दे दिए, की टर्म्स दे दिए, अगर कुछ डाटा है तो वो रिफ्लेक्ट कर लिया अपने आंसर में, यानी कि एक होलिस्टिक आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके आंसर में रिप्रेजेंट हो जाती है। सिमिलरली लिटरेचर की अगर बात करें तो सबसे एंशिएंट टाइम पीरियड में लिटरेचर्स लाइक ऋग्वेद और महाभारत का रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि क्या सिग्निफाई करती है। ये जो रिलीजियस लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर या महाभारत, हमारे स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफिकल रिचनेस के बारे में बताते हैं। उपनिषद कितनी फिलोसफी से डील करती है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपने लिटरेचर में कोट कर सकते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में वैदिक टेक्स्ट लाइक ऋग्वेद, महाभारत एंड सिंगम लिटरेचर इलस्ट्रेटेड हाईएस्ट लिंग्विस्टिक एंड फिलोसफिकल राइट। तो सेकंड पार्ट में अपने सिग्निफिकेंस में आप इसको रिप्रेजेंट करते थे कि ये क्या सिग्निफाई करता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये लिंग्विस्टिक और फिलोसफिकल रिचनेस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और मेडिवल टाइम पीरियड पे आप जाएं तो भक्ति और सूफी पोएट्रीज जो थी, राइट, वो स्पिरिचुअल हार्मोनी, सोसाइटल हार्मोनी पे एम्फेसिस डालती हैं। इनकी क्रिएशन पे आप दे सकते हैं ट्रैवलर्स लाइक बरनी है, जिनकी बुक है तारिक फिरोज शाह, या एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं मेडिवल टाइम में। एन.आई. अकबरी इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताती है। तहकीक हिंद है, किताबुल यामनी, ऐसे करके बहुत सारी एग्जांपल्स है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि ये इंडिया की रिच हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में रिफ्लेक्ट करती है, राइट। बियॉन्ड मॉडर्न टाइम्स में अगर देखें तो मॉडर्न टाइम्स में रिफॉर्मिस्ट वर्कर्स लाइक राजा राम मोहन राय को कोट कर सकते हैं। इनकी बुक थी संवाद कौमुदी, मिरातुल अकबर, राइट। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये सोसाइटल कंसर्न्स के बारे में, ये लोग रिलीजियस यूनिटी के बारे में बोलते हैं। विडो रीमैरिजेस या चाइल्ड मैरिजेस जैसी जो उस समय कुप्रथाएं थी, उनके अगेंस्ट में इन्होंने आवाज उठाई थी। तो यहाँ रिफॉर्मिस्ट वर्कर्स राजा राम मोहन रॉय एंड फेमिनिस्ट लाइक इस्मत चुगताई address societal concerns, while authors like R.K. नारायण gained global recognition। अब R.K. नारायण कौन थे? आपने एक सीरियल देखा होगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, राइट। तो R.K. नारायण जी ने वो बुक लिखी थी और उस पर वो बेस एपिसोड थे, तो वो इंडिया के सोसाइटी के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, इंडिया के कल्चर के बारे में। तो मॉडर्न टाइम्स में जो सबसे रीसेंट लिटरेचर है वो आप R.K. नारायण के बारे में रेफरेंस देखते हैं, या मॉडर्न टाइम में सलमान रुश्दी जैसे हैं अपनी बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, तो उनका रेफरेंसेस विद एग्जाम्पल आप अपने जो है आंसर्स में डाल सकते हैं। एंड सिमिलरली आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे एंशिएंट आर्किटेक्चर्स लाइक अजंता एंड एलोरा केव्स, राइट, ये क्या सिग्निफाई करते हैं? आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस के बारे में सिग्निफाई करते हैं, कैसे मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर से उनको केव आउट, चीजल आउट करके जो है ये जो आर्किटेक्ट्स बनाए गए, तो ये आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस के बारे में बताते हैं। एंड सिमिलर मेडिवल टाइम्स में आए तो यू नो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जैसे ताजमहल हुआ, रेड फोर्ट हुआ, ये सारी जो है क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी पे फोकस है कि दिखने में इनकी विजिबिलिटी भी अच्छी है और प्रॉपरली अपने पूरे जो एम्पायर उनको कंटेन कर सकते थे। तो फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक्स के बिहाफ पे जो है ये मेडिवल यहाँ पे अजंता एलोरा से इवॉल्व होकर मेडिवल टाइम पीरियड ऐसे हमारा जो है आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस जो है इवॉल्व हुआ है। एंड सिमिलरली मॉडर्न टाइम्स में अगर बात करें तो कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे दिल्ली को डिजाइन किया तो उसको लुटियंस दिल्ली बोलते हैं। मॉडर्न सिटीज लाइक चंडीगढ़ को जो बहुत ही प्लान्ड वे में बसाया गया है, या फिर अयोध्या का राम टेम्पल सबसे रिसेंट जो है नागरा स्टाइल पे टेम्पल बनाया गया है, वो सिग्निफाई करता है हमारे आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को। ये सारा जो है अपने कोर कंटेंट ऑफ द बॉडी में अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन सी कि एग्जांपल्स दे दिया, एग्जांपल्स के साथ साथ आप जो सिग्निफिकेंस हमने यहाँ पे बता दिया कि इनका सिग्निफिकेंस, एवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है।
या तो यहीं पे आप इन्हीं के साथ हेडिंग दे दे, या फिर यू कैन सेपरेटली यहाँ पे एक सेपरेट हेडिंग दे के सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, और ये की पॉइंट जो हमने डिस्कशन किए, स्पिरिचुअलिटी, एसेसिटिज्म, राइट, क्राफ्टमैनशिप, इनको जो है यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड लास्टली अपने आंसर्स को कंक्लूड करें। कंक्लूड भी अराउंड 20 to 30 वर्ड, क्योंकि वर्ड की लिमिट है, तो 20 से 30 वर्ड में एक पॉजिटिव नोट पे अपने आंसर्स को कंक्लूड करें। जैसे इसका आंसर अगर हम कंक्लूजन देखें तो इंडियन कल्चर सिंबलाइजेस स्पिरिचुअलिटी, सोशियो पॉलिटिकल पावर एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। यहाँ पे 3 टर्म हमने डाल दिए, राइट, 3 की टर्म्स डाल दिए। एग्जामिनर के माइंड में क्वेश्चन को एंड करते हुए एक इंप्रेशन दे दिया हमारे एडवांस थिंकिंग में या हमारे डेप्थ ऑफ द थिंकिंग में, स्पिरिचुअली से इवॉल्व होकर सोशियो पॉलिटिकल पावर, और ये दोनों मिलकर हमारे इंडियन सोसाइटी की कलेक्टिव आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, राइट। तो एक यहाँ पे हमारी जो सेकुलर थॉट प्रोसेस है या कलेक्टिव थॉट प्रोसेस है, हमने इस की टर्म से सिर्फ जो है रिफ्लेक्ट कर दिया, राइट। But by preserving its heritage, India continues to inspire global admiration and secure its legacy for future generations. तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक नोट पे हमने इसको जो है कंक्लूड कर दिया। तो कैन सी कि यहाँ पे की टर्म्स यूज कर लिया है हमने, और पॉजिटिव नोट पे अपने इस आंसर को जो है कंक्लूड कर लिया है। तो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन यू कैन सी कि कैसे अराउंड 150 से 200 वर्ड के बीच में आप इन आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो एग्जामिनेशन में एक चैलेंज, यहाँ तो बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर दिया कंटेंट, हमने रिसर्च करके R&D करके यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, पर एग्जामिनेशन में प्रेशर होगा तो इतने सारे एग्जाम्पल्स तो आप नहीं डाल पाएंगे। दैट्स ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम और प्रेशर रहता है। बट मेक श्योर कि की टर्म्स, एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस, डाटा, और डाटा के साथ साथ जो इंट्रोडक्शन की हमने यहाँ ब्रॉडर थीम रिप्रेजेंट की है कि इंट्रोडक्शन को कैसे आप डिफरेंट अप्रोचेस से जो है डील कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में अगर मान लो ये आपका जो 12 मार्क का क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन पे ही आपके जो एग्जामिनर होता है वो अराउंड 1 to 2 मार्क्स जो है आपको रिवॉर्ड करता है कि आपकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को देखेगा, लैंग्वेज के फ्लो को देखेगा, आपकी सिंप्लिसिटी और कितने वेल रेड हो, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन से ही डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सब इंट्रोडक्शन सभी अच्छा करते हैं, लेकिन आप अपने पेयर ग्रुप से डिफरेंशिएट कैसे करोगे वो इंट्रोडक्शन में। बॉडी ऑफ द आंसर में जो कोर कंटेंट है, आपकी कंटेंट एंड रिचनेस रिफ्लेक्ट होगी, जिसमें आप हर एक चीज, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, एग्जांपल्स, डाटा, हर एक चीज डाल के, और जो कोर डिमांड है हर एक पिलर की, जो एग्जामिनेशन की डिमांड है, हर एक क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है, उसको बॉडी ऑफ द आंसर में आप जो रिफ्लेक्ट करें, एवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस दो हेडिंग डाल के, एंड फर्दर अपने आंसर को जो है कंक्लूड करें। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था, इसको हमने ब्रॉडली देख लिया है। मेक श्योर कि आप पॉज करके इस वीडियो को एक बार खुद से आज इस क्वेश्चन का जो है आंसर को प्रैक्टिस करें, और जो भी हमने क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया उसके साथ अपने कोरिलेट कर पाएं कि क्या क्या चीज़ों को आपने रिप्रेजेंट किया है। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन अगर हम चाहें, ऑलरेडी हमने पॉइंट फॉर्मेट में इस आंसर को रिप्रेजेंट किया है, पर अगर पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम है बहुत ही, अगर 125 वर्ड में ऐसे आंसर्स को लिखना हो तो मेक श्योर कि पैराग्राफ या पॉइंट फॉर्मेट से मूव करके आप सीमेटिक या ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अपने जो है आंसर्स को रिप्रेजेंट करें, और जो सिर्फ जो की टर्म्स हैं, राइट, जो की टर्म्स हैं उनको अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करें, राइट। ऐसे फ्लो चार्ट पे आप बता सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न टाइम्स में कैसे हुआ था, राइट, या फिर एवोल्यूशन ऑफ आर्ट को डिफरेंट टाइम स्केल में एंशिएंट टाइम पीरियड पे ऐसे आप फ्लो चार्ट बना के इन सिमिलर 3 डिफरेंट पिलर्स पे मिडिवल और मॉडर्न पर्सपेक्टिव से ऐसे सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आप अपने आंसर्स का दे सकते हैं। पॉइंट ये है कि आप अपनी बात को इजियर वे में मोर प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही रिजिडिटी अपने आंसर्स में नहीं रखनी है। यूजुअली क्या होता है कि शुरू के 10-15 क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है, लेकिन जब आप एंड में जाएंगे 15 क्वेश्चन के बाद आप जब क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे तो आपके पास टाइम कम होगा, राइट, और कंटेंट लिखने के लिए ज्यादा होगा, वर्ड्स ज्यादा लिखने के लिए होंगे। तो मेक श्योर कि ऐसे सीमेटिक या पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप अपनी जो कहना चाहते हैं, एवोल्यूशन ऑफ आर्ट की टर्म्स को डिफाइन कर दिया, बता दिया, दैट्स इट, एग्जामिनर समझ जाएगा, राइट। एवोल्यूशन ऑफ आर्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है, एंड सब्सिक्वेंटली आपने एग्जांपल्स दे दिया, और जो की टर्म्स हैं, राइट, इनको आप जो है इन एग्जांपल्स के साथ रिफ्लेक्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे
इंडियन आर्ट का जो है एवोल्यूशन हुआ। तो कैन सी कि ऐसे सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लो चार्ट फॉर्मेट में, ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। या फिर अगर आंसर की मोनोटोनी क्रिएट हो रही है, कुछ जगह आपने पैराग्राफ रखा है, तो कुछ ऐसा पिक्चोरियल असीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दे ताकि आंसर थोड़ा एक सजा सा दिखे, डेकोरेटिव आंसर्स दिखे, राइट। इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी एक मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है, इसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है। मनोविज्ञान पे आपके असर पड़ेगा। कोई चीज आप ऐसे किताब देखें पैराग्राफ फॉर्म में बनी हुई तो आपको मजा नहीं आएगा, उसके साथ इमेजेस एसोसिएटेड है या ऐसे फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे आंसर पे ये साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो जाता है। नाउ इस जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हिंदी में भी आपको जो है, आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो लिंक के फॉर्मेट में ये आपको पीडीएफ वहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप हिंदी एस्पिरेंट हैं तो आप जो है इसको डाउनलोड कर लें, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। जो भी कीवर्ड्स है, थोड़ी डिफरेंसेस की टर्म्स में हिंदी और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज में होती हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। तो आप जो है इसको डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट से हिंदी के कंटेंट को भी इजीली एसेस कर सकते हैं। तो यू कैन गो ऑन द वेबसाइट ऑफ क्रॉनिकल IAS।